नमस्कार, मेरा नाम सनी पांडे है। मेरी एंशिएंट हिस्ट्री में रैंक फर्स्ट आई थी यहाँ पर। एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा कैटेगरी रैंक 5 था। मेरा इस बार 6 रैंक था मॉडर्न हिस्ट्री में। जेएनयू में पढ़ने का सपना हर किसी का होता है, बट यहाँ ये सच हो पाना कितना संभव है। हम जश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे ही क्रांतिकारी छात्र होते हैं। जैसे यहाँ आने के बाद वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या उनको एंट्रेंस एग्जाम में ही बाहर कर देना केवल लैंग्वेज के बेसिस पे, या जेएनयू को भी चाहिए कि दोनों लैंग्वेजेस में एग्जाम ले? ऐसा आप किसको सपोर्ट करेंगे? हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमने के बाद आज तीसरे दिन हमारा आना हुआ है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। आई थिंक हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो जेएनयू से पढ़ाई करे। उसके पीछे का कारण क्या है? क्या केवल ऐसा बस बच्चे सोच रहे होते हैं या फिर उसके पीछे कुछ बेस भी है? ये हम इस साल के सिलेक्टेड बच्चों से जानेंगे। हम जानेंगे उनसे कि कैसे अभी यहाँ पढ़ाई चल रही है, साथ ही साथ यहाँ आने का सपना उन्होंने देखा था, वो सपना अभी पूरा हो रहा है। उस सपने के बारे में हम थोड़ा बातचीत करेंगे, उस तैयारी के बारे में बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ अभी इन लोगों ने लगभग एक सप्ताह से ज्यादा का समय गुजार लिया है यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा अनुभव जो है ऑलमोस्ट हो गया है कि क्या पढ़ाई होती है, कौन से टीचर अच्छे हैं, कैसा माहौल है, क्या इश्यूज है। इन सारे विषयों पे हम पूरा बेहतरीन तरीके से बातचीत करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक एक लोगों का पहले परिचय ले लेते हैं, देन फिर हम स्टार्ट करेंगे पूरी बातचीत को। तो आप जरा अपना एक बार माइक पकड़ लीजिए, फिर पास ऑन करते रहेंगे। आप थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, और ये सारी बातें। नमस्कार, मेरा नाम सनी पांडे है। मैंने अपना ग्रेजुएशन, मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, हिस्ट्री ऑनर्स। अभी मेरा यहाँ पर एमए एंशिएंट हिस्ट्री में सिलेक्शन हुआ है और मैं यहाँ पर 1 महीना हो गया मुझे रहते हुए, और मेरी एंशिएंट हिस्ट्री में रैंक फर्स्ट आई थी यहाँ पर। और मैं बोलना ठीक है, नहीं बस काफी इतना ही। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो वैभव, आप बताइए आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम वैभव वाजपेयी है। मैंने ग्रेजुएशन अपना किरोड़ीवन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और यहाँ मुझे लगभग 1 महीना होने को है। और मैं एंशिएंट हिस्ट्री में मेरा कैटेगरी रैंक 5 था और यही है मेरा नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है और मैं हूँ बिहार से, कैमूर जिला से, और मेरा इस बार 6 रैंक था मॉडर्न हिस्ट्री में, और यहाँ पर मैं मॉडर्न में एमए फर्स्ट ईयर से हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जशनदीप सिंह है और मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से की थी और यहाँ पर मैं मेडिवल हिस्ट्री में मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ है और मेरा कैटेगरी 10 था। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजू है। मैंने मेरी ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। मैं राजस्थान के बाड़मेर जिले से बिलोंग करती हूँ एंड अभी मुझे 1 मंथ हो चुका है यहाँ रहते हुए और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया भाई साहब इन लोगों का परिचय कि इनका नाम क्या है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, एआईआर क्या है इनका। अभी यहाँ जो है वो जेएनयू में आ चुके हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि इनकी प्रिपरेशन की जर्नी कैसी रही है, यानी इन्होंने किन सोर्सेज का फॉलो किया, द हिस्टोरिका से ये कैसे जुड़े रहे, इन सारी बातों पे बातचीत करेंगे। फिर हम बात करेंगे ओरिजिनल जो सोर्सेज, जैसे अभी हम ऑनलाइन सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं, द हिस्टोरिका के बारे में जान लेते हैं, देन फिर हम बुक्स के बारे में बातचीत करेंगे और देन फिर आएंगे एक्सपीरियंस के बारे में कि अभी क्या फील हो रहा है। ठीक है, तो सनी आप ही से जानेंगे कि ऑनलाइन सोर्सेज में आपने क्या क्या फॉलो किया था। ऑनलाइन सोर्सेज में मैंने मेनली बुक्स के अलावा मैंने मेनली हिस्टोरिका का एक कोर्स लिया था और उसके साथ में टेस्ट सीरीज ली थी, तो विच वाज वेरी हेल्पफुल जो कंसोलिडेट करने में सारे मैटर को। और जो टेस्ट सीरीज थी वो रिटेंशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि ऐसे बुक्स पढ़ने से मेमोरी जो है उसको एड नहीं मिलती उतनी ज़्यादा हेल्प वॉज टेस्ट सीरीज से मेमोरी में, रिटेंशन में। हिस्ट्री में आपको याद बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मुझे टेस्ट सीरीज लगी थी। ठीक है, वैभव आप बताइएगा। मैंने बुक्स के अलावा जो बेसिक बुक्स के अलावा जो मैंने फॉलो किया था, मैं द हिस्टोरिका के यूट्यूब जो जितने भी यूट्यूब वीडियो थे तो लगभग मैंने सारे, मैं जब कोई छोटा मोटा काम करता था जैसे कपड़े धुलना वगैरह, तो मैं वीडियो चला के, या मैं शाम को टहलने निकलता था तो मैं नॉर्मली कान में ईयरबड्स लगा के वीडियो चला के एक बस चलता जाता था कि कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में कुछ तो फीड होगा। और इसके अलावा मैंने द हिस्टोरिका के जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने बहुत ही थोरोली फॉलो की थी।
हालांकि मैं पेड सब्सक्राइबर नहीं था, लेकिन जो फ्री वाले टेस्ट थे एक सर्टेन टाइम होता था, तो मेरे एक सीनियर थे मेरे हॉस्टल में ही, उन्होंने मुझे बताया था इसके बारे में, तो मैंने उसको फॉलो किया था। उसके अलावा टेस्ट सीरीज के मैं प्रॉपर नोट्स बनाया करता था। एक मैंने एक स्पेसिफिक कॉपी ही बनाई थी इसके लिए, और मैं सुबह बस सोने से पहले एक बार हल्की फुल्की नज़र मार के सो जाता था, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ बैठ जाता था। बहुत बढ़िया, ठीक है अतुल। जैसे कि सभी ने बताया कि मेन सोर्स के बाद ही मैंने यूट्यूब का जो सहायता लिया था, मैंने बहुत हेलो, सारा हेल्प अनुराग मिला कैसे था हैं इनसे टेस्ट सीरीज करने में। भाई, और नमस्ते, बैठिए। जैसे यूट्यूब पर जो वीडियो अवेलेबल थे उनको देखकर मैं काफ़ी कुछ मतलब गाइडेंस हो जाता था कि किधर मतलब करना है तैयारी को, किधर ले जाना है, तो इससे बहुत हेल्प मिला। और मेन सोर्स के बाद भी बहुत सारा हेल्प मिला हिस्टोरिका के माध्यम से। यही मेरा था। तो बेसिक बुक्स के अलावा जो मेन पार्ट रहता है प्रिपरेशन में, जो कि रिवीजन होता है, तो उसके लिए मैंने द हिस्टोरिका चैनल से बेसिकली उनकी जो टेस्ट सीरीज़ थी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल थी, तो मैंने लगभग इनके सारे ओपन टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। और लाइक जो सर जब पेपर के दिन नज़दीक आ गए थे, तो चैनल पे जो मैराथन वगैरह होती थी रिवीजन के लिए, तो मैंने उनका बहुत इस्तेमाल किया था, कि जिसकी वजह से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक बुक से पढ़े थे, तो वो मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गए थे, तो जिसकी वजह से मुझे पेपर में काफ़ी हेल्प हुई थी। तो बेसिकली टेस्ट सीरीज बहुत है। जिस प्रकार हमारे दोस्तों ने बताया, वैसे भी मैंने भी टेस्ट सीरीज को ही ज्वाइन किया था। जब लास्ट 3 दिन बचे थे एग्जाम के, तो मुझे कहीं टेस्ट नहीं मिल रहा, तो किसी ने बताया कि हिस्टोरिका पे जाओ, तो हिस्टोरिका पे सबसे फ्री टेस्ट थे। तो मैंने लास्ट 3 डेज में ओनली टेस्ट को फॉलो किया, रात को 2-3 बजे जब 3 दिन में 10-15 जितने हो सके टेस्ट शुरू किए, और पूरे के पूरे टेस्ट दिए। और उसमें से आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन सीधे आ गए थे, मतलब कोई ऐसा कहीं पे भी ना पड़ा हो और वहां से सीधे ही आ गया हो। और वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो वो सब अपन उसको 7 से गुना करें तो तब भी कितने नंबर होते हैं, और सिलेक्शन रह जाता है 1 नंबर से भी। तो बहुत ज्यादा हेल्प की है। मुझे लगता है सब आप आगे आने वाले जो भी तैयारी करते हो, तो सब उन्हीं की टेस्ट सीरीज को फॉलो करना। बहुत बढ़िया। तो अभी हमारे साथ 2 छात्र और जुड़ गए हैं, एक है अनुराग हमारे साथ और एक अंजलि है। तो एक बार इन लोगों का इंट्रो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे की डिटेल में कन्वर्सेशन में इनको भी शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो अंजलि, आप थोड़ा सा एक परिचय अपना दे दीजिए, आपका नाम, ग्रेजुएशन, AIR और ये सब चीज़ें। मेरा नाम अंजलि यादव है और मैं यूपी के रायबरेली जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड कॉलेज से हुआ है, और मैंने डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद CET का एग्ज़ाम दिया और JNU की। कितना रैंक था आपका? मेरा OBC रैंक 1 था और ओपन रैंक 2 था, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, चलिए अनुराग से भी एक बार यही चीज़ें जान लेते हैं कि अनुराग, आप छोटा सा अपना इंट्रो दे दीजिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से किया। मेरा COT में जनरल रैंक 6 था और EWS रैंक 1 था। ओके फाइन। तो एक बार आप ही बता दीजिए कि द हिस्टोरिका से आप कैसे जुड़े थे, ऑनलाइन सोर्सेस आपने क्या क्या फॉलो किया था? जब COT का एग्ज़ाम आ रहा था, तो इधर उधर देख रहा था कि मतलब क्या हेल्पफुल हो सकता है कैसे, तो उसमें मुझे द हिस्टोरिका दिखा था, तो उस पर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे थे। उसके बाद फिर बाद में संडे को फ्री में टेस्ट आता था, तो संडे को टेस्ट दे देता था। फिर बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आ गया था, तो फ्री में 20 टेस्ट आ गए थे, तो फिर मैंने वो सारे दिए थे। फाइन, बहुत बढ़िया। अंजलि, आप भी बता दीजिए कि द हिस्टोरिका से आप कैसे जुड़ी थी? जी सर, जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपका चैनल देखा, उसके बाद मैंने उसको सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं लूँगी, बस बुक से पढ़कर ही दे दूँगी। लेकिन जब 1.5 महीने बचे, तो मुझे लगा कि देना चाहिए, क्या पता और सुधार हो जाए। तो जब मैंने टेस्ट सीरीज ली, तो मुझे लगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर देती अगर मैं ना लेती तो, क्योंकि उससे पता चला कि नहीं, मैं इतनी तैयार नहीं थी कि मैं अपने आप से कर सकती थी। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल। बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों को ये कंक्लूजन फाइनली मिला है कि जो AIR 1 यानी सनी पांडे हैं, इन्होंने कोर्स और साथ में टेस्ट सीरीज जो है वो हमारा फॉलो किया।
बाकी बच्चों ने टेस्ट सीरीज तो फॉलो किया ही, साथ में जो यूट्यूब पर वीडियोस हमारे फ्री में जो लाइव चलते थे उनको भी काफी थॉरोली फॉलो किया है। और इनकी मेहनत, बुक्स जो इन्होंने पढ़ा और उसके साथ साथ द हिस्टोरिका का जो एफर्ट था, इनकी बदौलत जो है वो ये लोग अभी जेएनयू में आ पहुंचे हैं। तो हमने जो द हिस्टोरिका का योगदान था वो थोड़ा बोना जो है वो चीजें समझ ली हैं। अब हम बुक्स के बारे में थोड़ा सा एग्जैक्ट बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो आपके जो मानक है, जो आपका स्टैंडर्ड है, जहां आप आना चाहते हैं, वो यही बच्चे हैं। इन्हीं में से कोई एक आप बनना चाहते हो अगले साल के लिए, तो अगर ये आपको सलाह दे रहे हैं तो वो बिल्कुल जेन्युइन सलाह होगी। और शायद अगर आप फॉलो करें अपने तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हुए, तो वो आपके लिए एक बेहतर जो है वो सिद्ध हो सकता है। तो सनी आप ही से शुरू करते हैं, कौन कौन से बुक्स बेसिक पढ़ने चाहिए बच्चों को ताकि उनका सिलेक्शन जेएनयू में एटलीस्ट हो जाए? बुक्स में मेनली एंशिएंट के लिए आपको उपिंदर सिंह पढ़ना इज वेरी नेसेसरी। उपिंदर सिंह कवर्स पूरा सिलेबस, जितना भी एंशिएंट से क्वेश्चन आते हैं। आई डोंट थिंक कि उपिंदर सिंह के अलावा कोई क्वेश्चन आया था इस बार एंशिएंट से। उसके अलावा आप इंडिया एंशिएंट पास भी पढ़ सकते हैं, उसकी उनकी आर एस शर्मा की, जो कि पहले एनसीईआरटी थी। और थीम्स वाली एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी नेसेसरी तीनों में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में, क्योंकि मेडिवल में स्पेशली उसमें से इब्न बतूता का क्वेश्चन था जो इस बार और कहीं नहीं दिया, बस उसी में दिया हुआ। और उसके अलावा आपको मेडिवल के लिए मैंने जेल मेहता पढ़ी थी और सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी वो पढ़ी थी मैंने। वो जो 2 वॉल्यूम में बुक्स आती हैं वो नहीं पढ़ी थी मैंने, और 3 वॉल्यूम जेल मेहता की मैंने पढ़ी थी। उसमें से एटलीस्ट 2 पढ़ना इज वेरी वेरी नेसेसरी। और मॉडर्न के लिए मैंने प्लासिडो पार्टीशन, स्पेक्ट्रम और बीएल ग्रोवर पढ़ी थी, और थीम्स वाली एनसीईआरटी, और बिपिन चंद्रा। तो आई थिंक क्योंकि जो मैंने देखा था कि डाइवर्सिटी काफी थी क्वेश्चंस में। मैंने जब बाद में भी किताबें पढ़ी उनको एग्जाम देने के बाद में सीयूईटी का, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कई सारे क्वेश्चंस कई जगहों से आए थे। क्वेश्चन द वंडर दैट वाज इंडिया से भी था, डायरेक्टली लिफ्टेड। तो इसलिए थोड़ा डाइवर्सिटी रखना जरूरी है। अभी टाइम है तो फिर कई सारी बुक्स पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब ठीक है से। सनी, ये चीज बताइए मुझे कि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी ज्यादा है, कि आप एक बार पढ़ के क्या उसको याद रख लेते हैं हमेशा के लिए, या फिर कितनी बार बुक्स को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत वैरायटी ऑफ बुक्स बता दी है। रिवीजन इज द की। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था कि टेस्ट सीरीज वाज वेरी हेल्पफुल, और रिवीजन टेस्ट सीरीज के थ्रू करना इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। तो वो आप टेस्ट सीरीज देते हुए भी रिवाइज कर कितनी सकते बार हैं। आपने बुक्स पढ़ी? मैंने उपिंदर सिंह तो जाने कितनी बार पढ़ी है, मेरी पूरी बुक रेनबो बन चुकी है, इतनी बार मैंने उसको रिवाइज किया होगा। और बाकी भी कई किताबें मैंने लगभग 4-5-6 बार पढ़ी है मैंने, सारी किताबें बहुत बार पढ़ी है मैंने। बहुत बढ़िया। तो रिवीजन करना बहुत नेसेसरी है। हाँ अनुराग, आप बताए कि देखिए एक चीज और है, आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं मुझे लगता है कि इतनी बुक्स पढ़नी ठीक नहीं है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं हाँ मैं उसका समर्थन करता हूँ, थोड़ा मैं कम बुक कहूंगा, ये बुक खराब है, हर चीज चलेगा। ओवर टू यू। हाँ मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो मैंने ऐसे सेमेस्टर वाइज पढ़ रखा था। तो शुरुआत में हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो मैंने ऐसे पढ़ा था डीएन झा, रोमिला थापर और हरिश्चंद्र वर्मा। लेकिन सीयूटी के लिए ऐसे मतलब सिर्फ सीयूटी के लिए पढ़ना, तो मेरा सिर्फ 2 महीना था, और 2 महीने में मैंने तैयार किया था। तो उस 2 महीने में मैंने पेपर को पहले एनालाइज किया था कि कैसे क्या रहा। जो पिछले साल का जो पेपर था, उससे जो पीछे आ रहे थे वो सारे नेट के जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे, वहां से जो मतलब मैं जो सॉल्व नहीं कर पा रहा था वो बेसिकली नेट वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए पहले मैंने नेट के 10 साल के पुराने जो भी पेपर थे उसके जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे उसको पूरा पढ़ लिया था। तो उससे मेरा 5-6 हजार क्वेश्चन ऐसे तैयार हो गया था। उसके बाद फिर जब पिछले साल का जब पेपर देखा था, तो उसमें नेट के ना क्वेश्चन देके वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हुए थे। तो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। तो फिर मैंने देखा कि आर एस शर्मा से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बेसिकली जो उसका दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, ये जो सारे हैं बुक्स वाले और जो हिस्टोरियंस हैं, तो मैं उस वाले का पूरा लाइन वाइज पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें उसी से लाइन उठा के क्वेश्चन दे रहा था। तो आर एस शर्मा फिर पढ़ा था, और स्पेक्ट्रम मैंने 5-6-7 बार, पता नहीं कितनी बार पढ़ा, तो स्पेक्ट्रम मैंने कई बार पढ़ा था। और मिडाइवल के लिए बस वही हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ा था। तो फिर 60 में याद करने के लिए जो इधर उधर क्वेश्चन दिख रहे थे, बस उसी साल पढ़ा था बस। परफेक्ट। वैभव, ऑफलाइन सोर्सेस जो आपने फॉलो किए? सो अगर बुक्स की बात करूं तो मेरा जो मैटर था बहुत कम था, तो मैं बहुत किताबें नहीं पढ़ा था ना। मैं अपने ग्रेजुएशन के समय ज़्यादा किताबें पढ़ा। ग्रेजुएशन भी मेरा ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो ऐसे हवा हवाई में निकल गया। मैं खुद से नहीं पढ़ा फिलहाल। तो आर एस शर्मा मैंने पहले पढ़ रखी थी। सतीश चंद्रा मैंने कुछ चैप्टर पढ़े थे, तो बस वही थे। और प्लासिडो पार्टीशन मैंने पढ़ी थी, वो भी पहले ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ाई की थी मैंने वही की थी। उसके अलावा फिर तो सब ऐसे निकला। तो फिलहाल मैं सीयूईटी के लिए मुझे जो समय मिला, जो मैंने एक सीरियस प्रिपरेशन शुरू की, तो मुझे लगता है मुझे कम समय मिला है। मैंने मतलब बहुत लेट शुरू किया, समय तो कम नहीं मिला। तो जो एंशिएंट के लिए जो मैंने आर एस शर्मा जो पहले पढ़ी हुई थी वो,
सतीश चंद्र थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी वो, और प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की जो मॉडर्न के लिए थी वो। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर अभी आप, क्योंकि अभी इनफ टाइम है, तो उपिंदर सिंह के साथ जाना चाहें तो वेल एंड गुड। बाकी अगर बाद के समय में, मेरा ये पर्सनली मानना है कि किताबों के साथ मत जाएं। जो किताबों के साथ जाने में क्या, किताबें बहुत वास्ट हैं, इसलिए इतना ज़्यादा रायता फैलाने से फ़ायदा है नहीं। लास्ट के समय मेरी जो स्ट्रेटजी, लास्ट के समय, क्योंकि मैं एंड मोमेंट पे ही जगह था, तो मेरी जो स्ट्रेटजी थी, तो मैं तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया था सभी यूनिवर्सिटीज़ के, हैदराबाद, चाहे हैदराबाद यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, चाहे JNU के पुराने, या बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाते थे, चाहे सर की जो टेस्ट सीरीज थी। तो एक क्वेश्चन का क्या होता था, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तो कहीं ना कहीं मैं एक सेपरेट कॉपी बना लिया था। एनालिसिस पे आप फॉलो कर। हाँ, क्योंकि CVT, मेरा जो पर्सनली मानना है, बहुत वेग क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी पूछ देता है। हाँ। तो मेरा पर्सनली CVT को लेके मैं बहुत पॉजिटिव स्टैंड मेरा नहीं है। हाँ। तो क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है, तो किताबें पढ़ के जाना, सिर्फ किताबें पढ़ के जाना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और कहीं ना कहीं आप अगर ऐसे जा रहे हैं तो यू आर टेकिंग रिस्क। ओके। सो मेरा मानना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए और एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, और एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑप्शन उसका सही है, 3 ऑप्शन गलत है, तो 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं अपने आप में क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं एक अपने आप में क्वेश्चन बन जाएंगे, तो एक क्वेश्चन से आपके कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो मेरा स्ट्रेटेजी ये थी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का एक आपको आइडिया मिलता है CVT, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा CVT में क्वेश्चन करेक्ट करना, जो पर्सनली मैं तो नहीं चाहता था, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड पे ज़्यादा था, तो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने से मैं ज़्यादा गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर पाया, और उसी का नतीजा मैं आज JNU में बैठा हूँ। और मुझे याद है जब मैं शुरुआत किया था, तो मैं भी ऐसे वीडियो देखा था कि कोई JNU में ऐसे बैठ के पुराने सीनियर्स की मैं वीडियो देखा था, तो आज मैं कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जूनियर्स देखेंगे, शुभकामनाएं उनके लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अतुल आप बताइए। जैसा कि वैभव भाई ने कहा कि जो बुकें हैं उन्हें पढ़ना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ अलग से भी सोर्स को फॉलो करना है। मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ जो मैं फॉलो कर रहा था, कि आप एंशिएंट में RS शर्मा को पढ़िए ही पढ़िए, क्योंकि वो आप कॉलेज के टाइम में ही पढ़ लेते हैं। उसके बाद सतीश चंद्र ये सब आप कॉलेज टाइम पढ़ लेते हैं। स्पेक्ट्रम होता है, कई लोग तैयारी के समय पढ़ते हैं, मतलब जो प्रिपरेशन करते हैं। स्पेक्ट्रम मस्ट है, क्योंकि फैक्चुअल उसमें बहुत अधिक है क्वेश्चन, आप उसको पढ़िए ही, और इन बुकों को जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़िए। उसके अलावा सोर्स रखना बहुत जरूरी है, जैसे आप हिस्टोरिका, ऐसे संस्थानों के सोर्स को यूज करिए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर में, नेट का पेपर जैसे बोला अनुराग भाई ने, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने इजी नहीं रह रहे हैं कि आप तुरंत देखेंगे और ग्रेजुएशन लेवल का है, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस भी बढ़िया होता है वैभव भाई ने, कि करना पड़ेगा आप लोगों को। उसमें मैंने साथ साथ मैंने घटना चक्र की बुक आता है हिस्ट्री का, उसमें फैक्ट बहुत सारे दिए हैं, फैक्ट को रिपीट किया है, फैक्ट कम है लेकिन रिपीट उसको बार बार किया। उससे क्या था कि आपको, हाँ, तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन में बहुत अधिक, मेरे हिसाब से कम से कम 28,000 क्वेश्चन थे उस बुक में। तो आप उसको पढ़िए। मेरा ये बिलीव है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, और इन सोर्सों पर आप स्ट्रिक्ट रहिए, मतलब जैसे जो आप सोर्स हैं उनको बार बार पढ़िए। ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, चाहे नहीं क्वेश्चन लग रहे हैं, तो आप सोर्स बदल दें तुरंत। RS शर्मा उसको बार बार पढ़िए, स्पेक्ट्रम में बार बार पढ़िए। और मैं एक चीज और बताऊंगा जो मुझे सीनियर से मालूम चला, कि बुक के पीछे दिया रहता है कुछ चीजें, उनको जरूर पढ़िए। जैसे स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे कि बुक के पीछे सारे मूवमेंट्स के बारे में, सारे राइटर्स के बारे में, सारे फॉरेन में क्या क्या रिवोल्यूशन होते हैं, बहुत ही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो मेरा ये मानना कि इन सब चीजों को फॉलो करिए, बुक जितना भी रहे आप उस पर टिके रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। इतना ही मेरा तैयारी का मूल मंत्र था। जशन तो बिना पढ़े ही आ गए। बिना पढ़े तो कोई नहीं आ सकता है सर। बिल्कुल। कैसे पढ़े आप? तो जैसे कि अलग सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो मुझे लगता है कि CUET को भी हमें उसी नज़रिए से देखना चाहिए, और इसकी तैयारी भी एक स्टेप बाय स्टेप में ही होनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें स्टार्ट बेसिक बुक से ही करना चाहिए। लाइक मेरे 3 बेसिक बुक्स थे, एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह, मेडाइवल के लिए सतीश चंद्रा के दोनों पार्ट, और मॉडर्न के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय की वो प्लासी टू पार्टीशन पढ़ी थी, जिससे मेरा हिस्टोरियोग्राफी वाला पार्ट जो था वो क्लियर हो गया था, क्योंकि इस बार हिस्टोरियोग्राफी से भी क्वेश्चन आए थे। और मैंने स्पेक्ट्रम को भी पढ़ा था। जैसे वैभव ने कहा कि हमें बुक्स पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, हाँ ठीक है, वो एक बात ठीक है कि हम पेपर को पढ़ने के लिए एक बार बुक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप रियलिटी से भाग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अगर आप आएंगे तो आपको यही बुक का आपका बेस होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर आपको फिर दिक्कत होगा अगर आप अपना बेसिक बुक्स अभी पूरा नहीं करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज़ यही है कि 3 साल के जैसे हमारा ग्रेजुएशन होता है, तो हम ज़्यादातर तैयारी लास्ट ईयर में ही शुरू करते हैं।
तो जो पहले जो 2 साल होते हैं, तो मेरा मानना है कि उसमें हमारा जो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है, तो उस पे भी हमें अच्छे से फोकस रखना चाहिए, क्योंकि उससे अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देख के ना हमें घबराहट होगी ना कुछ और, तो हम उसका अगर हमें आंसर नहीं भी आता है तो हम अपनी लॉजिकल थिंकिंग से उसका आंसर बना भी सकते हैं। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहता है उस पर भी फोकस रहना चाहिए, और जो बेसिक बुक्स हैं जो वो मस्ट हैं वो तो होनी ही चाहिए। और लाइक उनके बिना अगर आप यहाँ पर आ भी गए तो फिर आपको आगे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर करिकुलम काफ़ी रिजरस है, तो आपको आपका बेस अच्छा होना ही चाहिए। तो बहुत बेसिक बुक्स का बहुत बढ़िया। बताइए मंजू, क्या क्या आपने ऑफलाइन सोर्सेज फॉलो किए थे? मैंने ऑफलाइन सोर्सेज तो ये फॉलो किए, जैसे एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने RS शर्मा को भी फॉलो किया। उसको 7 बार पढ़ लिया था। मतलब कि आप एक बार एक चीज को ऐसे मत पढ़ोगे जैसे कि याद करने के पर्पज से मत पढ़ो, आप ऐसे पढ़ोगे जैसे एक बार ऐसे ही पढ़ लिया समझने के लिए। एंड देन एक बुक को जिसका हिंदी मीडियम है उसके लिए मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम उसका अच्छा होगा, जिसका इंग्लिश मीडियम उसके लिए अच्छा होगा इंग्लिश मीडियम। तो आप 2 दिन के अंदर अंदर उस बुक को कर सकते हो। 250 पेज है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है। एंड बार बार रिवीजन करो और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो, कहीं पे भी मिले आपको क्वेश्चन उसको मतलब फॉलो करो। मैंने इसके लिए इतना कुछ सोर्स प्रिपेयर नहीं किया था। और मिडेवल के लिए मैंने किसी सर के थे नोट्स 60 पेज के थे, तो मैंने उसी को ही फॉलो किया। मिडेवल के लिए मुझे सतीश चंद्रा इतनी हेल्पफुल नहीं लग रही थी कि इतने उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। और स्पेक्ट्रम को मैंने मॉडर्न के लिए फॉलो किया था, मतलब बहुत बार पढ़ लिया था उसको, मैंने 7 बार पढ़ लिया था। और एक बार के लिए उसको मैंने 7 डेज के अंदर अंदर मैंने उसको कंप्लीट कर दिया था। वाह, मुझे लगता है कि आप आफ्टर नेहरू के बाद उसको छोड़ दो, मत पढ़िए, क्योंकि उसमें इतना क्वेश्चन नहीं आता। और उससे पहले पहले वाले सबको मतलब 7 दिन का ही आप टारगेट लीजिए कि मुझे दिन को 100 पेज करने हैं तो करने हैं, आप उससे कॉम्प्रोमाइज कभी मत कीजिए। मैंने उसी के लिए वही फॉलो किया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए इतना कुछ था नहीं अलग से सोर्स, तो मुझे लगता है आप NCERT पढ़ सकते हो। उसमें इस बार तो क्वेश्चन आए नहीं थे, अगली बार हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें कोई कह नहीं सकता। और तो आप मतलब अपनी प्रिपरेशन पर आप कंप्रोमाइज मत कीजिए। मैंने लास्ट 1 मंथ के लिए तैयारी की थी अच्छे से, तो मैंने 15 दिन के लिए तैयारी की थी। बट आप 1 मंथ मान सकते हो, अच्छे से तैयारी करोगे तो 1 मंथ भी आपके लिए काफ़ी। इतना CUET का पेपर टफ नहीं आता है जितना अपन देखते हैं कि टफ है। और मैंने मेरी ग्रेजुएशन में थी तो मैंने उसके लिए बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था। ठीक है ठीक है। अंजलि आप बताइए। जी सर, मैंने ज़्यादा बुक्स तो नहीं ली थी। मैंने एंशिएंट के लिए RS शर्मा और मिडीवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम की बुक चुनी थी, क्योंकि मेरी उतनी कैपेसिटी अभी तक शुरुआत से नहीं थी कि मैं इतनी ज़्यादा बुक्स इतनी जल्दी पढ़ पाऊँ। तो मैंने यही 3 बुक ली और इन्हीं का मैंने बस दो ही बार मैंने रिवीजन किया। स्पेक्ट्रम का मैंने 3 बार रिवीजन किया था। और क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो उनसे पता ही नहीं चलता कि मेरा तैयारी क्या हुई है, मेरा कंफ्यूजन कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर मैं अटक रही हूँ, ऐसा है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और ये अगर हो सके तो बुक का बहुत ज़्यादा जितनी बार अगर रिवीजन हो सके 3, 4, 5 बार करिए, क्योंकि बिना रिवीजन के वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन होता है जैसे। बहुत बढ़िया। चलिए, एक अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम वर्सेस CUET PG। तो अभी कुछ लोग अभी धरने पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि JNU एंट्रेंस एग्ज़ाम हो फिर से, जो पहले हुआ करता था इंग्लिश मीडियम में। तो एक चीज़ तो ये है कि आपको क्या लगता है क्या होगा, और दूसरी चीज़ आप किसको सपोर्ट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन है मेरे, आप लोग सीधा सीधा आंसर करिएगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आप बता सकते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि CUET PG ही रहे, क्योंकि इसमें ऑप्शन रहता है लैंग्वेज का स्पेशली। और दूसरा हिस्ट्री स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस हैं वो CUET PG में डाइवर्सिटी आने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि JNU जो पहले एंट्रेंस एग्जाम था उसमें काफ़ी ऐसा देखा गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बच्चे मेनली JNU आ जाते थे। अभी ज़्यादा डाइवर्स लोग आ रहे हैं JNU में, तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है अभी यहाँ पर डाइवर्सिटी लाने में, आई थिंक। तो मेरे लिए तो प्रेफरेबल वही रहेगा कि CUET PG ही रहे। मैं भी उसी के थ्रू आया हूँ, तो डेफिनेटली। ओके। जशन आप बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या है आपका स्ट्रैट, मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है कि JNU एंट्रेंस एग्जाम या फिर देखिए, जैसे कि CUET का एग्ज़ाम है वो काफ़ी फैक्चुअल टाइप है। अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें JNU का जो एग्ज़ाम होता था,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एंट्रेंस किसी भी बेस पे हो रहा है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि सीयूईटी पीजी के पेपर का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देना चाहिए, ताकि हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, लाइक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर आ जाएंगे फैक्चुअल बेसिस पे पढ़कर, तो यहाँ पर आगे जो एमए है, पीएचडी है, तो उसमें हमें उनसे हेल्प नहीं मिलेगा। तो लाइक जेएनयू का एग्जाम था तो वो उस पर्सपेक्टिव से था ताकि आगे हायर स्टडी में बच्चा काम कर सके। तो रखना है तो सीयूईटी पीजी रख सकते हैं, लेकिन उसके कंपोजिशन पेपर में तो थोड़ा पार्ट हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड वो थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, ताकि बच्चों को आगे दिक्कत ना हो, वो उनके ही बेटरमेंट के लिए। ठीक, वैभव आपका क्या है? हाँ, मैं फिलहाल तो सीयूईटी पीजी से आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर जो उसके प्रति बायस्ड रहेगा। लेकिन मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है कि सीयूईटी पीजी, पर्सनली मैं तो सीयूईटी पीजी के साथ पॉजिटिव स्टैंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा मानना है उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वेग होते हैं और सिंपल साफ शब्दों में बोले तो बहुत ही ज़्यादा घटिया। मैं तो उनको मतलब एक हिस्ट्री में मास्टर्स करने आए हैं और उस लेवल के क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता कि ऐसे जेएनयू ऐसे प्रेस्टिजियस, जेएनयू, डीयू, वेदर इट्स बीएचयू, तो मुझे नहीं लगता ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए ऐसे क्वेश्चन पेपर को सेट करना एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। मुझे तो महज एक मूर्खता ही लगती है। लेकिन फिलहाल मैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के, हालांकि मैं सीयूईटी पीजी से यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं जशन के बात के साथ थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि हाँ, अगर क्वेश्चंस का थोड़ा पैटर्न बदलेगा, थोड़े क्वेश्चंस में हिस्टोरियोग्राफी या थोड़े हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर होंगे रेदर देन फैक्चुअल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा क्वालिटी और इम्प्रूव होगी यहाँ की। और अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम और सीयूईटी पीजी, तो फिर मैं डेफिनेटली जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम को टिक करना चाहूँगा कि वो कहीं ना कहीं जेएनयू के ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा, अगर आप जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम चुन रहे हैं तो, कि अभी जैसे फिलहाल ये है कि दोनों ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है, आप हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो बच्चे बैकवर्ड हैं या ऐसे जगह से हैं जहाँ केवल हिंदी ही पढ़ाई जा रही है, जैसे कि अंजलि हैं, आप हिंदी मीडियम से ही थी, मंजू आप भी हिंदी मीडियम से ही थी, तो अगर इनको शुरुआत में ही ऐसा सब्जेक्टिव दे दें और लिखने को दे दें, तो आपको क्या लगता है कि ये शुरुआत में ही नहीं छट जाएंगी कि उस बच्चे से कॉम्पीट कर रहे हैं जो बच्चा 12 साल 13 साल लगातार जो है वो इंग्लिश में लिख के आया है? इनको जानकारी हो सकता है बराबर हो, क्योंकि इन्होंने सीयूईटी पीजी क्वालिफाई किया, लेकिन वहाँ पे वो इंग्लिश से मात खाएंगे। तो इसके बारे में सर डेफिनेटली मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि यहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत आता है। यहाँ पे मीडियम जो जेएनयू में मीडियम है वो सिर्फ इंग्लिश है, तो इसके चलते कि हिंदी मीडियम के जो कई लोग आते हैं, इवन मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सर अगर मैं देखूँ कि जो रिसोर्स मटेरियल जो है आज के में, रिसोर्स मटेरियल जो ज़्यादातर रिसर्च हो रही है हिस्ट्री में, हिस्ट्री या पॉल साइंस जैसे सब्जेक्ट में, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में ही हो रही है। जैसे यहाँ आने के बाद वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या उनको एंट्रेंस एग्जाम में ही बाहर कर देना केवल लैंग्वेज के बेसिस पे, या जेएनयू को भी चाहिए कि दोनों लैंग्वेजेस में एग्जाम ले? ऐसा आप किसको सपोर्ट करेंगे? क्या इंग्लिश? हाँ, अगर ऐसा होता है तो दोनों लैंग्वेज में हो तो वेल एंड गुड। बाकी अगर, लेकिन क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैं भी इंग्लिश में, मुझे ट्रांजिशन होने में मुझे भी दिक्कत हो रही है। मेरा भी ग्रेजुएशन इंग्लिश में हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं हिंदी मीडियम से था। अब भी मुझे दिक्कत हो रही है, मैं इंग्लिश बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली नहीं बोल पाता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं तो इंग्लिश के पक्ष में हूँ। और कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश में अगर बाइलिंगुअल होगा एंट्रेंस एग्जाम, तो हाँ, मौका ज़्यादा लोगों को मिलेगा। और लेकिन इंग्लिश एज अ मीडियम रखना चाहिए, मेरे जूनियर्स को एक सलाह है। बिल्कुल, यानी खुद में ट्रांसफॉर्म करिए, बाकी धीरे धीरे आप चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसी से ज्यादा कंटेंट और ज्यादा चीजें मिल, ज्यादा कंटेंट और ज्यादा रिसोर्स हमारे पास जो है, और जो आइडियल रिसर्च जो हो रही है, मैं इसलिए मैं हिंदी का मेरे प्रति मतलब मान्यता नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेज इंग्लिश में ही है। तो मंजू आप बता दीजिए एक बार। मुझे तो ऐसे लगता है कि मतलब एग्जाम कोई भी करवाए, कोई मैटर नहीं करता, भले कोई भी करवा सकता है, पर उसमें वो है कि सीयूईटी में आप पीजी में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे 12 लेवल के बच्चा कर रहा है। अब तो उसमें पहले ही बच्चे जो फैक्ट नहीं पढ़ाते, जो डीपली स्टडी करते हैं, तो वो अपने आप पार हो जाते हैं।
एंड सेकंड थिंग ये होती है यदि जेएनयू करवाए एग्जाम तो वो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ओनली फॉर की लैंग्वेज के बेस पे बाहर हो जाए, तो इस वजह से वो बच्चे जो टॉप रैंकर है, जो अच्छे से पढ़ाई में जो अच्छे कर पाते हैं, वो तो पहले ही बाहर हो जाते हैं, और जो लल्लू पल्लू आ जाते हैं अंदर, और फिर आगे वही प्रॉब्लम आ जाती है जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे आ रही है, फिर वही सेम प्रॉब्लम यहाँ मैनेज करने में आ जाती है। तो मुझे लगता है कि सीयूईटी पीजी होना चाहिए या जेएनयू करवाए, तब भी लैंग्वेज दो होनी चाहिए, फिर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन दोनों यस मेंटेन करें। दोनों में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, मतलब किसी क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए कि कैसा बच्चा आएगा, कौन से बैकग्राउंड से आएगा, क्या होगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही ऐसे ही पूछ रहे हो तो बच्चे ही ऐसे ही आएंगे, सीधी सी बात है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हो और अच्छे से मतलब उसको बनाए तो हो सकता है। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है। हाँ बताइए अंजलि। सर मैं भी मंजू की बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर सीयूईटी से होता है एग्ज़ाम तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाना चाहिए, उसकी डीप नॉलेज बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि पूरा बस फैक्ट ही फैक्ट पूछ लिया, क्योंकि जब हम फैक्ट पढ़ कर आएंगे और यहाँ हमको पढ़ाया जाता है डीप नॉलेज, तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत दिक्कत होती है कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। और अगर जेएनयू का इंटरेस्ट होता है तो उसमें अगर बाइलिंगुअल हो जाए तो दोनों छात्रों को, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को, दोनों को मौका मिलेगा। इसमें फिर भेदभाव नहीं रह जाएगा, फिर बच्चे डीपली नॉलेज करके आ सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है फिर उसके लिए चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो वो एग्जाम निकाल सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन की बात, हमने सोर्सेज की बात कर ली। अब थोड़ा सा विष्णु सर से मैं कहूँगा कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कंटिन्यू करिए। क्या आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इन बच्चों से? अभी जो है इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं सारी चीज़ें, मुझे लगता है लगभग सारी चीज़ों का जवाब आपको मिल चुका होगा। जेएनयू में पढ़ने का सपना हर किसी का होता है, बट यहाँ ये सच हो पाना कितना संभव है इसके बारे में हम लोग इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी नए लोग हैं, ज़्यादा अनुभव है नहीं, बट फिर भी कि हॉस्टल वगैरह मिलने में कितनी दिक्कतें होती हैं, क्लासेस वगैरह की क्या समस्याएं हैं, क्लास वगैरह रेगुलर होता है कि नहीं होता है, टीचर्स कैसे हैं, लैंग्वेज की क्या प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम वगैरह कैसे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जेएनयू का मीडियम कैसा है। पहला ही प्रश्न होता है कि वहाँ पढ़ाया कैसे जाता है, एग्ज़ाम हम हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंग्लिश में का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम सनी से जानेंगे कि सनी, आप तो खैर ग्रेजुएशन भी इग्नू से किए हैं, तो आपका अनुभव, क्योंकि ये रेगुलर कॉलेज आपका पहला है ग्रेजुएशन के बाद का, तो आपका अनुभव कैसा है रेगुलर कॉलेज का? मेरा अनुभव तो काफ़ी अच्छा है। मेरा अनुभव तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मेरे लिए तो बेसिकली यूटोपिया ही है, क्योंकि मुझे बहुत मेरा एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पर अभी ऑलमोस्ट 2 महीने से हूँ, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, और एकेडमिकली भी इट इज़ वेरी ब्रिलियंट, और बाकी सारी चीज़ों में भी यहाँ लाइब्रेरीज काफ़ी अच्छी हैं, हॉस्टल्स भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हॉस्टल्स हैं यहाँ पर, और बाकी खाने पीने का क्या दिक्कत है? खाने खाना पीना सही है कि नहीं है? क्या तबीयत वगैरह खाने के तबीयत तो बाद अभी तक खराब नहीं हुई है, लेकिन खाना पीना ठीक है यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। अच्छा, पर ठीक है, तो बायसनेस लगता है कि थोड़ी सी जेएनयू की आ गई है। हाँ, कैमरा ऑफ कैमरा जो है वो ये पूरी बातें बताते हैं, ऑन कैमरा क्यों? नहीं कैमरा जेएनयू, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है ना यहाँ पे, तो मेरा कोई प्री कंसीव नोशन है नहीं कि कैसा रहता है। तो जैसे बाकी सब लोग बैठे हो किसी न किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए तो यहाँ पर कंपैरिजन का कोई नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए बहुत बढ़िया। जशन, आपका जवाब जो है शनि से मिला। हम जशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र ऐसे ही क्रांतिकारी छात्र होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज देश के हर एक कोने में फैले हुए हैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद छात्रों का पहला टारगेट जो होता है जेएनयू होता है, कि हम जेएनयू आए, क्योंकि जो जहाँ रहता है उसको वहाँ अच्छा नहीं लगता है। तो बताएंगे कि इनका अनुभव जो है जेएनयू का कैसा है, पढ़ाई वगैरह कैसी हो रही है, टीचर्स कैसे हैं। तो जेएनयू शुरू से ही मेरे लिए एक सपना रहा है। जैसे कि भैया ने बताया, मैं डीयू में था, तो कभी कभी ग्रेजुएशन के टाइम में जेएनयू आते रहते थे, तो हम और हमारे टीचर से भी सुनते रहते थे कि फैकल्टी वगैरह बहुत ही ग्रेट है यहाँ पे, तो वो सब है। तो यहाँ मैं आया तो वैसा ही सेम मुझे देखने को मिला। अच्छा, खूब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, बढ़िया है, फैकल्टी भी अच्छी है, एक से एक है, क्लासेस भी रेगुलरली होते हैं,
एक दिक्कत तो वो हर जगह ही होती है कि सुबह पता चलता है कि एक क्लास कैंसिल हो गई, आप सेंटर पहुंच गए थे। तो ये दिक्कत तो हर यूनिवर्सिटी में रहती है, चाहे डीयू हो चाहे बीएचयू हो, लेकिन वो क्लास रीशेड्यूल हो जाती है। और यहाँ पर मीडियम पढ़ाने का इंग्लिश ही है, यहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में होता है, एग्जाम वगैरह भी इंग्लिश में लिखना पड़ता है। तो अगर कोई भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको सब कुछ इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, लेक्चर वगैरह सब इंग्लिश में होते हैं। बाकी क्लासरूम वगैरह बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, प्रोजेक्टर वगैरह हैं, और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। आप किसी भी टीचर से जाके उनके ऑफिस में मिल सकते हैं, कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप शेयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो है अभी जहीर भी आ चुके हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आपने एक वीडियो में इनको देखा भी होगा, इन्होंने सारी चीज़ अच्छे से बताया है। अब हम आगे वैभव से जानना चाहेंगे, क्योंकि वैभव जो हैं ये भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जेएनयू में पढ़ने का जो है इनका भी सपना पूरा हुआ है। तो ये सफ़र जो है इनका जेएनयू का 1 महीने का कैसा रहा है, और आने वाले छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? अगर आप जेएनयू आना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को पहले से ही ठीक करके आना है? बिल्कुल सर, बाकी लोगों का जैसे मेरा भी सपना था जेएनयू में आना। ऑब्वियसली बहुत स्ट्रीम कॉलेज है और काफ़ी ग्रेट प्रोफेसर्स हैं। एकेडमिक माहौल तो जेएनयू का सभी सुनते ही हैं, और कोई इसमें दो राय नहीं कि जेएनयू एक अच्छा एकेडमिक माहौल प्रोवाइड करता है। 24/7 लाइब्रेरी की सुविधा हो, हालांकि और कॉलेजेस में भी है, लेकिन ये क्लोज कैंपस अपने आप में एक बहुत बेहतरीन है। चाहे इतनी फ्रीडम हो कैंपस में, जो आपको वहाँ की बाकी किसी भी कैंपस में नहीं देखने को मिलेगी। और बाकी जो, क्योंकि मैं पहले हॉस्टलर रह चुका हूँ, तो हॉस्टल की थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं शुरुआत में, लेकिन वो सब मैनेजेबल है। मुझे लगता है यहाँ पे मेन अगर उद्देश्य यहाँ पे हमारा पढ़ाई करना है तो रहना खाना तो ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि आप अगर, मैं पहले अपने डीयू के हॉस्टल्स में था, तो ऑब्वियसली डीयू के मुकाबले अगर कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जेएनयू उतना बेहतर नहीं है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन उतना बेहतर नहीं है। और मैं खाना वाना की बात करें, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस अभी तक रहा है 1 महीने में, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे डीयू में डीयू में डेमोक्रेसी ज़्यादा लगती थी। इवन अपने कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बात होती थी तो मैं जाके एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ झगड़ के करा लेता था। अभी तक मैंने जेएनयू में, हालांकि मेरा सामना भी ऐसा नहीं हुआ है कोई, तो फिलहाल जेएनयू में हो सकता है होगा अच्छा। और मेरे जो आने वाले जो जूनियर्स हैं उनको सलाह यह रहेगी कि जेएनयू का मीडियम इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश जब आए तो ये दिमाग में बना के आए कि इंग्लिश यहाँ पे आपको, क्योंकि हिंदी से कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वो मैनेजेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मदद मिलती है हम लोगों को। और बस यही है कि बस जेएनयू बताने में प्रिविलेज फील होता है, बाकी लोगों को बताएं तो जेएनयू अपने आप में प्रिविलेज फील होता है। तो मैं तो जेएनयू आके बहुत खुश हूँ और बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को जो आज यहाँ बैठा हूँ, यही बस। अब हम आगे मंजू से जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जेएनयू जो है लड़कियों के लिए काफ़ी फ्री है, फ्रीडम है, यहाँ पे काफ़ी सेफ भी कैंपस है। तो आप राजस्थान से आई हैं, पहली बार जो है आपका दिल्ली का ये सफ़र है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्या गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति क्या है और पढ़ाई वगैरह कैसी लग रही है आपको? क्योंकि होता है ना कि गांव के दूर दराज से अगर बच्चे आए होते हैं तो पहली बार काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप जो है यहाँ आने के बाद किन किन समस्याओं का सामना करी हैं, और आपका हॉस्टल वगैरह की क्या सुविधाएं हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है आप बता दीजिए। सर, मैं वैसे तो पहले ही बाहर ही रह रही हूँ 7 ईयर से, इतना मुझे कुछ नहीं लगता, बट सही है, अच्छा है, सेफ है, सब कुछ सही है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए बहुत सेफ है और अच्छा भी है, कोई टेंशन नहीं है। अपन बाहर रहेंगे तो ऐसे लगेगा कि खर्चा ज़्यादा है, ये वो है, पढ़ नहीं पाते, हमेशा वो टेंशन घुसी रहती है। यहाँ पे आप फ्रीडम होके पढ़ सकते हो, कितना भी पढ़ो, क्या भी पढ़ो, कोई ना कहने वाला है, ना कोई बात कुछ नहीं है। और कितने भी आप, मतलब पूरे हॉस्टल में आप रात दिन कहीं पे जाओ, कुछ भी करो, कोई आपको रोकी टोकी नहीं है। और यहाँ के टीचर भी बहुत कोऑपरेटिव है, मतलब आप जो भी पूछोगे या जो भी करोगे आपकी बहुत हेल्प करेगा। थोड़ा जब शुरुआत में आते हो मीडियम का दिक्कत रहता है, पर आप उनसे पैनिक मत होइए कि यार मीडियम है और छोड़ के चले जाए, ये
कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने आप धीरे धीरे हो जाता। जब मैं आई थी तो वो एक ट्यूटोरियल वाला सीन था, मुझे इतना वो हो गया कि मैं छोड़ के ही जाऊंगी, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं मुझे। फिर धीरे धीरे सबने समझाया कि कुछ सीनियर बोले कि कोई नहीं, ये ट्यूटोरियल आपको एक बार लगेगा, एक बार आप बना दोगे तो फिर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो अब मैं रह रही हूँ, तो अब मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं छोड़ के चली जाती तो बहुत गलत होता है। अब सही है कि आप जितना 100-2 साल के लिए है रह रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ो करो, अच्छे से हो जाएगा। तो लगता है कि आप साथ साथ अकेडमी में जाना चाहते हो तो अकेडमी में जा सकते हो, और ये अदर कोई भी जाना चाहते हो तो अदर भी तैयारी हो सकती है, यदि आप मैनेज कर सकते हो तो कर लो। बहुत बढ़िया। अब हम अंजलि से जानना चाहेंगे, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र रही हैं अंजलि, और जेएनयू का सफ़र जो है इनका कैसा रहा है, पढ़ाई लिखाई कैसा है, एग्ज़ाम वगैरह का कितना प्रेशर होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो आपका 1 महीना ही हुआ है यहाँ आए हुए। तो आप क्या आगे का कितना सोच कर चल रही हैं कि मुझे इतने मार्क्स ला देने हैं पहले सेमेस्टर में, ऐसा कुछ प्लान? या फिर हॉस्टल में अगर की सुविधाएं कैसी हैं, मेस वगैरह कैसा है, साफ़ सफाई कैसी रहती है, इसके बारे में जो है आप थोड़ा सा बता दीजिए अपने आने वाले जूनियर्स को। जी सर, जैसा कि मेरा ग्रेजुएशन लखनऊ यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज से हुआ है, गांव से, तो सीधा गांव से आकर यहाँ पर आना थोड़ा मैनेज करना वो मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्ट माहौल जब बदलता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और मेरा मीडियम भी हिंदी था, तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कतें और आ रही हैं। और मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो फैक्चुअल नॉलेज लेकर मत आइए, बस ऊपर ऊपर मत पढ़िए, डीप में पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप फैक्चुअल नॉलेज के बेसिस पर आप क्लासेस लेते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मैं कर लूँगा कर लूँगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डीप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। बस फैक्ट के बेस पर कुछ नहीं होगा। तो डीप नॉलेज रखिए, और बुक्स पढ़ना अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो हैबिट डालिए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर्स बहुत सारी बुक्स रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो अगर चाह रहे हैं यहाँ आना, तो प्लीज़ इंग्लिश पर अभी से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट आकर आप इंग्लिश पर वो करते हैं तो यहाँ शुरुआत से ही क्लासेस होती हैं, और 10-15 दिन के बाद से आपको ट्यूटोरियल और एंड सेमेस्टर मिड सेमेस्टर सारे मिलने लगते हैं, तो आपको इतना मैनेज करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पहले से इंग्लिश के लिए तैयार रहिए। और यहाँ का जो मैं माहौल की बात करूँगी तो काफ़ी अच्छा है। आप रात में चाहे जितनी बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, बाहर टहल सकते हैं, कोई रोक नहीं है, काफ़ी अच्छा माहौल है। और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, कोई वो दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जैसा कि मुझे लगता है कि आपको सारी जानकारी जो है मिल चुकी होगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में, कि आपको एडमिशन से लेकर यानी कि तैयारी से लेकर यहाँ पर क्लास वगैरह कैसी चलती हैं, हॉस्टल की सुविधाएं कैसी हैं। और हाँ, हॉस्टल यहाँ सभी लोगों को लगभग मिल जाता है। कुछ कुछ लड़कों को हो सकता है कि देर से मिले, बट लड़कियों में सबको हॉस्टल मिल जाता है। सही मतलब सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो थोड़ा सा पहले क्या होता था, मतलब सीयूईटी से पहले, कि बहुत सारे सीनियर्स हॉस्टल में कब्जा वगैरह जमाए रखते थे, तो जूनियर्स को हॉस्टल मिलने में काफ़ी देर होती थी। बट अब ऐसा नहीं है, टाइम से हॉस्टल वगैरह खाली करा दिया जाता है। तो सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर कुछ भी आपके मन में ऐसा कुछ प्रश्न चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके सीनियर से बातचीत करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। बाकी पहचान लीजिए आप लोग इन सभी लोगों को, आपको फ्रेशर्स वगैरह यही लोग देने वाले हैं। प्यारे प्यारे से लोग हैं। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपने काफ़ी धैर्य से बहुत ही लंबी वीडियो देखा और आपने सारी चीज़ें समझने का प्रयास किया। यही दिखाता है कि आपका डेडिकेशन है सीयूईटी पीजी के प्रति। आप चाहते हैं कि एक अच्छे यूनिवर्सिटी से हम पढ़ाई करें, रिसोर्सेस हम पता करें कि कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने चाहिए, कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए। आई थिंक आपको आंसर मिल गया होगा।
आप हमारे ऐप द हिस्टोरिका को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे सारे कोर्सेस और सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ज़रूर जो है वो वहाँ ट्राई करिए, जो भी फ्री चीज़ें हैं वो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही। हम जुड़े रहेंगे आप लोगों के साथ और मिलते रहेंगे हमेशा ऐसे ही टॉपर्स के साथ बातचीत के सिलसिले में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।